हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर 7 दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये स्टार्ट कर रहे हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स जैसे आप सब जानते हो कि विभिन्नता। लिविंग ऑर्गेनिज्म में विभिन्नता कैसे है? आप लोग जब भी अपने आसपास देखते हो तो आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, है ना। आप देखते हो कि एक तो हम लोग हैं ही हैं, ह्यूमन बींग्स हैं हम। उसके अलावा आप लोग देखते हो कि काऊ है या बफेलो है, डॉग है। आप अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखते हो, कई ट्रीज़ देखते हो जो अलग अलग टाइप के ट्रीज़ हैं और प्लांट्स हैं जो कम हाइट के होते हैं। वो भी आप कितनी ही तरह के प्लांट्स देखते हो। अपने घर में भी काफ़ी लोग जो हैं वो बगीचा बना कर रखते हैं या एक गार्डन बना कर रखते हैं। तो उसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं उसमें, फ्लावर वाले जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, मतलब कि घर को अच्छा दिखाने के लिए होते हैं। और कुछ फ्लावर वाले होते हैं, कुछ आजकल की जिससे कि ऑक्सीजन घर में रहती है, एयर अच्छी रहती है, वैसे प्लांट्स भी होते हैं। अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। ऐसे ही एनिमल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसी को ही डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन ये तो आप कुछ ही ऑर्गेनिज्म देखते हो। आप यही डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनकी हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की, सिर्फ इतना ही नहीं है जो आप लोग देखते हो। इसके अलावा अगर आप किसी फॉरेस्ट में चले जाते हो, आप फॉरेस्ट में देखोगे कि बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज़ भी देखने को मिलेंगे आपको। वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े एनिमल्स लाइक, जैसे आप जानते हो कि हाथी काफ़ी बड़ा होता है, एलिफेंट, ठीक है। ऐसे ही सीज़ में, समुद्र में व्हेल होती है, और व्हेल आप जानते हो अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर लॉन्ग होती है। वो 30 मीटर लंबी होती है व्हेल। तो कितनी बड़ी होती है व्हेल। ये तो हो गए बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जिनकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम इनके इससे छोटे भी देखते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, लायन है या टाइगर है या फिर वुल्फ है, जो भी हमें वहाँ पर फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। प्लांट्स भी आप देखते हो। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं जो कि ज़मीन पर चल रहे होते हैं, रेंग रहे होते हैं, ठीक है। और ऐसे भी होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो कि हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। तो बहुत ही बड़ी रेंज है ऑर्गेनिजम्स के साइज़ की और उनकी फॉर्म मतलब कि उनके लुक की। बहुत ही डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आप एक फॉरेस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म तक, मैक्रोस्कोपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, उन ऑर्गेनिज्म की बात की। तो हम इतनी दूर तक जाते ही नहीं हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि आप अपने आप को देखो और अपने फ्रेंड को देखो। आप दोनों तो ह्यूमन बीइंग हो, है ना, लेकिन फिर भी आप दोनों में कितना कुछ अलग है। आप देखोगे कि नोज़, दोनों की नोज़ डिफरेंट टाइप की है, ठीक है। आइज़ का कलर डिफरेंट टाइप का है, हेयर की लेंथ डिफरेंट टाइप की है, डिफरेंट है, और साथ ही साथ कलर भी डिफरेंट हो सकता है। आप लोगों की जो हाइट है, बॉडी हाइट, वो भी अलग हो सकती है। विड्थ, या फिर आप कह सकते हो कि वेट, विड्थ भी, वेट भी, सभी चीज़ें जो हैं वो उनमें काफ़ी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। वो भी तब जब आप दोनों ही ह्यूमन बींग्स हो, योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड, ठीक है। नोज़ आपकी डिफरेंट दिखाई देती है। हैंड स्पैन मतलब कि जब आप अपना हाथ रखोगे, आपका जो हाथ की शेप है या फिर आपके हाथ की लंबाई है, फिंगर्स हैं वो, और आपके फ्रेंड का हैंड स्पैन, दोनों ही बिल्कुल अलग आपको दिखाई देगा, ठीक है। काफ़ी डिफरेंसेस, मतलब आपको हो सकता है काफ़ी कुछ सिमिलर भी हो, बट डिफरेंसेस भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये तो था हमने जब दो ह्यूमन बींग्स को कंपेयर किया, है ना। लेकिन अगर हम एक ह्यूमन बींग को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करते हैं, जैसे कि आप अपने आप को कंपेयर करो या अपने फ्रेंड को कंपेयर करो मंकी से, यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जितने डिफरेंस आपको अपने और अपने फ्रेंड के बीच में दिखाई दे रहे थे, उससे ज़्यादा डिफरेंस आपको अपने और मंकी के बीच में दिखाई देंगे, है ना। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही डाइवर्सिटी हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है, ठीक है। चाहे हम उसको कहें कि लैंड पर, चाहे हम कहें वाटर में, चाहे हम कहें एयर में, डिफरेंट टाइप के, बहुत ही अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है, हम मेन जो इसके अंदर है हमारा, वो ये है कि हम इसके बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं। डाइवर्सिटी एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारे वर्ल्ड में कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब बात आती है कि इतने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या आप अपनी पूरी लाइफ में
आपने मान लीजिए एक बार, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन एक बार मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होते ही अगर डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करना शुरू कर दे तो उसकी एज जो है मैक्सिमम आप लगा लो 100-120 ईयर्स। तो इतने सालों में क्या वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट टाइप के, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उन सभी को ही देख लेगा, या उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनके जो गुण हैं, उनके जो लक्षण हैं देखने में, उनके फंक्शंस हैं, उन सब के और नोटिस कर लेगा और पहचान जाएगा, उनको जान जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने पूरे लाइफ स्पैन में, अपने पूरे जीवन काल में आप इतनी डाइवर्सिटी को, जो इतने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको आप स्टडी कर पाएँ। ठीक है, तो फिर हम कैसे स्टडी करें? क्या कर सकते हैं हम कि हम इन सभी ऑर्गेनिजम्स को, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पर हैं, उनको हम समझ पाएँ, उनके बारे में जान पाएँ। तो उसका एक तरीका है क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो क्या है? दैट इज़ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं वर्गीकरण, कि अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना, जो सिमिलर टाइप के हैं ना उनको ग्रुपिंग कर देना। क्लासिफिकेशन का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारी किचन। हमारे घर में किचन होती है, आपको पता है किचन में डिफरेंट टाइप के बर्तन होते हैं। खाना पकाने के बर्तन अलग हैं, ठीक, खाना खाने के लिए जो बर्तन है वो अलग हैं। तो पहले हमने 2 टाइप के बर्तन लिए, एक लिए हमने खाना पकाने के, एक हमने लिए खाना खाने के। ठीक है, 2 ग्रुप्स में आपने बांट दिया उनको, किस बेस पर? कि वो किस काम आते हैं। ठीक है, आपने ये 2 क्लासेस बना दी। जो बर्तन हैं, जो भी आपके घर में यूटेंसिल्स हैं, उनकी आपने 2 ग्रुप्स बना दिए, या आपने 2 क्लासेस बना दी। क्लास मीन्स वर्ग। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। लेकिन ये क्लासिफिकेशन, ये ग्रुपिंग यहीं तक नहीं रुकी, आप इसको आगे और ग्रुपिंग कर सकते हो। जैसे जो खाना खाने वाले बर्तन हैं, आप उसमें देखो, खाना खाने वाले बर्तन में स्पून भी होते हैं, बाउल यानी कि कटोरी भी होती हैं, गिलास भी होते हैं, प्लेट्स भी होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग हैं। तो फिर हम इनको अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं कि जो सब्जी या दाल खाने के लिए आपको कैसे बर्तन चाहिए, कटोरी या बाउल, वो अलग एक ग्रुप बन गया। ठीक है, पानी पीने के लिए आपको क्या चाहिए? गिलास चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह के गिलास हों, छोटा बड़ा कैसा भी, किसी भी शेप का, किसी भी डिज़ाइन का, वो सारे गिलास आपने एक ग्रुप में डाल दिए। ठीक है, फिर स्पून है वो आपने एक ग्रुप में डाल दिए। स्पून भी कई तरह के होते हैं किचन में, खाना पकाने के लिए अलग होते हैं और खाना खाने के लिए अलग होते हैं। ऐसे ही प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स भी आप देखते हो, प्लेट्स हमने सारी जिसके अंदर की हम चपाती रखेंगे या हम राइस रखेंगे, वो हमने अलग ग्रुप में डाल दी। तो देखा आपने कि हमने कैसे खाना खाने वाले बर्तनों की जो आपने एक ग्रुप बनाया था, उनको फिर हमने आगे और छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फिर आप इनको और भी और ग्रुपिंग कर सकते हो कि जैसे जो दाल वाली कटोरी है, वो बड़ी वाली आपने अलग कर दी, छोटी वाली अलग कर दी साइज़ के बेस पर। या प्लेट्स हैं, बड़ी प्लेट्स अलग कर दी, छोटी प्लेट्स अलग कर ली। ये क्लासिफिकेशन है, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन का क्या फ़ायदा है? क्लासिफिकेशन का फ़ायदा ये है कि सिमिलर टाइप की जो चीज़ें हैं ना, वो साथ आ जाती हैं और उनको स्टडी करना, उनको पहचानना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किस आधार पर की जाती है, किस बेस पर की जाती है? उसके लिए 2 आधार हैं, 2 बेसिस हैं उसके लिए। एक है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मतलब कि समानताएं, और दूसरा है डिसिमिलैरिटी मतलब कि असमानताएं। डिसिमिलैरिटी, असमानताएं। तो आपने ग्रुप जो बनाए किस बेस पर बनाए? उनकी समानताओं और असमानताओं को देखते हुए आपने ग्रुपिंग की है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इसीलिए इसी तरह से ही बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी क्लासिफिकेशन की जाती है, ताकि हम उनको अच्छे से समझ सकें, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पहचान सकें, उनको स्टडी कर सकें। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी आ जाता है, वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। दिस बी बिल्डिंग वैरायटी ऑफ मीन्स, इतनी बड़ी वैरायटी, इतनी ज़्यादा वैरायटी है ऑफ लाइफ मीन्स ऑर्गेनिजम्स। यहाँ लाइफ का मतलब है ऑर्गेनिजम्स। दिस बिल्डिंग वैरायटी ऑफ लाइफ अराउंड अस हैज़ इवोल्व्ड ऑन द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। कई लाखों करोड़ों साल में ये जो आप डाइवर्सिटी देख रहे हो, डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स देख रहे हो, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो, ये सभी को बनने में या अर्थ पर आने में कई लाखों करोड़ों साल लग गए हैं। ठीक है, और आपके पास इन सबको स्टडी करने के लिए कितना टाइम है? बहुत ही कम टाइम है आपके पास, है ना।
अगर आप, मैंने जैसे बताया कि 100 साल, 125 साल मैक्सिमम, ठीक है। जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाखों करोड़ों साल में बने हैं, उनको आप इतने कम सालों में कैसे समझ जाओगे? इसीलिए क्या किया जाता है, इसलिए हम उनकी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, ठीक है, और उनको हम डिफरेंट क्लासेस में डाल देते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डाल देते हैं, और फिर हम उन ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। जब आपने एक ग्रुप को स्टडी कर लिया, मीन्स आपने उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए थे ना उस ग्रुप के अंदर, उन सबको आपने स्टडी कर लिया, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से कि क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है ऑर्गेनिजम्स की, ताकि इतने शॉर्ट लाइफ स्पैन में, हमारा जो इतना शॉर्ट लाइफ स्पैन है, इतने कम हमारा जीवन काल है, उसमें हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड कर लें और उनको ईजिली स्टडी कर पाएँ, ठीक है। ऐसे ही ये एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। 3 एग्जांपल आपको देने हैं रेंज ऑफ वेरिएशन, जिनके अंदर कि आप इतनी ज़्यादा असमानताएं देखते हो। 3 एग्जांपल, सिर्फ बहुत, आप तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। डिफरेंट टाइप की लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने चारों तरफ आप देखते हो, उनमें से कोई 3 आपको ऑर्गेनिजम्स बताने हैं जो दिखने में बहुत ज़्यादा अलग हों। उनके लिए आप एक अपने आप को ले सकते हो, आपसे जो बिल्कुल ही अलग हो वो क्या हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, ठीक है। एक और आपको लेना है जो बिल्कुल ही अलग हो, आप एक चींटी ले सकते हो, कितनी छोटी है चींटी और प्लांट कितना बड़ा है, आप कितने बड़े हो। कोई भी 3 एग्जाम्पल आपको लेने हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, उसका बेस क्या है? क्लासिफिकेशन का बेसिस है, जैसा मैंने आपको बताया, सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी हम किसी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासेस में, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो हम किस बेस पर उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं? उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पर। लेकिन जो क्लासिफिकेशन की गई ना, ये तो हमने देख लिया कि आधार क्या है, ठीक है, इस बेस पर हम करते हैं। तो लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, ग्रुप्स में बांटने का जो काम है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ग्रुप्स बनाने का जो काम है, वो बहुत लंबे टाइम, बहुत पहले के टाइम से स्टार्ट हो गया था। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए अपने, मतलब उन्होंने कहा कि हम इस आधार पर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुपों में रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने ना 3 ग्रुप बनाए। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी के उन्होंने 3 ग्रुप बनाए। और उन 3 ग्रुप कौन से थे, किस आधार पर बनाए, कि वो कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर 3 जगह हैं रहने के लिए, एक है लैंड, ठीक है, एक है एयर और एक है वाटर। तो उन्होंने ना 3 ग्रुप बना दिए कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जैसे आपने एक ऑर्गेनिज्म देखा, आपने देखा कि ये कहाँ रहता है, ये लैंड पर रहता है, तो आपने उसको इसमें डाल दिया। नेक्स्ट आपने एक और ऑर्गेनिज्म आपको मिला, आपने देखा ये भी लैंड पर रहता है, आपने उसको भी इसमें डाल दिया। फिर आपने नेक्स्ट देखा कि जो वाटर में है, ठीक है, वो आपने वाटर वाले ग्रुप में डाल दिया। इस तरह से उन्होंने, इस आधार पर, इस बेस पर उन्होंने ग्रुपिंग की ऑर्गेनिज्म की। लेकिन ये ग्रुपिंग तो बहुत अलग है। आप खुद एक बार अपने माइंड में देख कर देखो, सोच कर देखो कि अगर हम इस तरह से ग्रुपिंग करते हैं कि पानी में रहने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स, तो पानी में आप देखो कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। आप देखो फिश होती है उसके अंदर, ठीक है, आप देखो उसके अंदर व्हेल होती है। व्हेल और फिश में फिर भी आप कह सकते हो सिमिलैरिटी है, देखने के आधार पर दोनों ही तैरती हैं। लेकिन आप उसमें देखो कि पानी के अंदर कितने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी होते हैं, वो भी उसी कैटेगरी में आएंगे ना। फिर वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सारे एक ही कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आपको सब जगह मिलेंगे, एयर में भी मिलेंगे, लैंड पर भी मिलेंगे, वाटर में भी मिलेंगे। तो क्या एक ही ऑर्गेनिज्म 3 अलग अलग ग्रुप में जाएगा? नहीं हो सकता ना ऐसा। एक ऑर्गेनिज्म तो एक ही ग्रुप में होना चाहिए। तो वाटर के अंदर आप प्लांट्स भी देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है, आप उसके अंदर ऑक्टोपस भी देख रहे हो, व्हेल भी देख रहे हो, कोरल्स भी देख रहे हो, स्टारफिश भी देख रहे हो, शार्क भी देख रहे हो। तो ये तो सभी ऑक्टोपस जो काफ़ी, या कोरल है, ये इनसे बहुत अलग है। तो आप इनको कैसे ग्रुप में रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। तो इसके बाद फिर एक अलग जो बेसिस के बारे में विचार किया गया कि इसका मतलब ये तो सही नहीं है, तो कोई दूसरा आधार चुनना चाहिए ऑर्गेनिजम्स को
क्लासिफाई करने का, क्योंकि यहाँ जो आधार था ना वो था हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है रहने की जगह, नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहाँ रहते हैं, हम नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा कहाँ है, हम यहाँ पर रहते हैं, लैंड में रहते हैं। ठीक है, तो लैंड पर रहते हैं, मकान बनाकर रहते हैं, घर बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरली, मतलब ज़बरदस्ती आपको अगर कहीं डाल दिया जाए तो वो आपका हैबिटेट नहीं कहलाएगा। कि मान लो एक इंसान है उसको, या एक जानवर है, एक मान लो एक टाइगर है। ठीक है, टाइगर का नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, वो है उसका फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट में रहता है वो। लेकिन आप अगर उसको पकड़ कर आप उसको एक पिंजरे में बंद कर देते हो और जू में ले जाते हो, तो जू उसका हैबिटेट नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, वो उसको बांध कर रखा गया है वहाँ पर ज़बरदस्ती। तो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है टाइगर का, वो है फॉरेस्ट, यानी कि उसका हैबिटेट है फॉरेस्ट। ठीक है, नेचुरली वो जहाँ पर रहेगा वो उसका हैबिटेट है। तो हमने जो ये 3 ग्रुप्स डिवाइड की, क्लासेस डिवाइड की ऑर्गेनिज्म की, वो किस आधार पर की, उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, वो था उनका हैबिटेट। ठीक है, ये सभी सेम हैबिटेट शेयर करते हैं जो आपने ये एग्जांपल्स ऊपर देखे हैं। ओके, तो अब तो ये सही एक मेथड नहीं था। इसके बाद अब ये है कि फिर सही मेथड क्या था, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसा बुक में आपके सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसके बाद जो है हमें ये भी देखना है कि हम फिर क्या चीज़ देखें जिसके बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकें, उनको अलग अलग ग्रुप में रख सकें। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो हमें ढूंढनी पड़ेगी ना, कि हम जिसके आधार पर ऑर्गेनिज्म को कहें कि नहीं ये वाली चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं है तो ये दूसरे ग्रुप में आएगा, ये इसकी इस वाले से मिलती है तो ये इसी के ग्रुप में आएगा। तो ऐसा कोई लक्षण, ऐसी कोई करैक्टर उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के हमें ढूंढने होंगे ना, कि जिसके बेस पर हम उनको सिमिलर या डिसिमिलर, समान या असमान, हम उनको कह सकें। ठीक है, तो इस ब्रॉडेस्ट डिवीज़न बनाने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि विच करेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड एज बेसिस फॉर मेकिंग दिस ब्रॉडेस्ट डिविजन्स। ओके, तो पहले तो हमें एक करेक्टर, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था किचन का, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि बर्तन जो हैं वो किस काम आते हैं। एक आते हैं खाना बनाने के, एक आते हैं पकाने खाने के। ठीक है, खाने में यूज़ होते हैं। तो हमने उनके 2 ग्रुप बना लिए। ठीक है, तो हमने उनके ग्रुप्स बना लिए। उसके बाद हम उनके सब ग्रुप्स बनाते हैं। सब ग्रुप मतलब उन ग्रुप के अंदर और ग्रुप, सब ग्रुप के अंदर और छोटे ग्रुप। तो हमने जैसे बनाया कि खाना खाने वाले जो बर्तन हैं उनके अंदर हमने एक ग्रुप बना दिया स्पून का, एक बना दिया हमने प्लेट का, एक बना दिया हमने ग्लास का। इसी तरह से फिर हमने आगे उन ग्रुप्स के और छोटे ग्रुप बना दिए। तो ये जो ग्रुपिंग है ना वो चलती रहती है लास्ट तक जाकर। और आप देखोगे जो सबसे पहला जो हमने ग्रुपिंग की थी ना, तब जो करैक्टर्स थे ना दोनों ग्रुप के, एक ही ग्रुप के सभी बर्तनों में, वो कम मिलते थे। कॉमन जो थे ना उनके अंदर सिमिलैरिटी जो थी वो थोड़ी कम थी। लेकिन जैसे से आप छोटे छोटे ग्रुप बनाते चले गए, सिमिलैरिटी बढ़ती चली गई उनके अंदर। जब आपने 2 ग्रुप बनाए थे बर्तनों के, तो एक ग्रुप जो है जिसमें खाना खाने वाले बर्तन थे, उसमें खाना खाने वाले बर्तन में सब कुछ था, प्लेट्स भी थी, ग्लास भी थी, सब कुछ था ना। उनमें सिमिलैरिटी क्या थी, सिर्फ यही सिमिलैरिटी थी कि वो खाना खाने के टाइम पर यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने उनके और छोटे ग्रुप बनाए तो हर ग्रुप के अंदर सिमिलैरिटी बढ़ गई, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर सारी प्लेट्स आ गई, छोटी बड़ी किसी भी डिज़ाइन की। तो उनके अंदर एक और सिमिलैरिटी आ गई कि वो उनके अंदर हम चपाती या चावल डालकर खाते हैं, है ना, उसके अंदर लेकर खाते हैं। फिर आपने उनको और अगर छोटे ग्रुप में बनाया तो आपने और उनको एक और ग्रुप उनका सिमिलैरिटी चुन ली, क्या, उनका साइज़। आपने जो बड़ी प्लेट्स थी उनको अलग कर दिया, छोटी प्लेट्स का अलग ग्रुप बना दिया। तो इस तरह से जब एक ब्रॉड ब्रॉड मतलब कि एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया जाता है, फिर उसके आगे और सिमिलैरिटीज़ चुनकर छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको डिवाइड हम करते चले जाते रहते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स वर्ड की, करैक्टरिस्टिक्स का मतलब है क्या। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब हम करैक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है, उसका मतलब है ए पर्टिकुलर फीचर और ए पर्टिकुलर फंक्शन, कि हम किसी एक खास उसके फीचर की लक्षण की बात कर रहे हैं या हम उसके किसी एक खास कार्य की फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट मोस्ट ऑफ अस हैज़ 5 फिंगर्स, हम में से मोस्टली सभी की किसी किसी की 6 होती है, किसी की 4 भी हो सकती हैं।
मोस्टली सबके पास क्या होती है, 5 फिंगर्स होती है ना हर हैंड में, तो ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब आप समझ गए होगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। हम भागते हैं, ये भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लेकिन बैनियन ट्री नहीं भाग सकता, तो भागना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे अंदर तो है लेकिन बैनियन ट्री के अंदर नहीं है, ठीक है। तो कैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सबसे पहले हमें देखनी है कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पर कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ज़्यादा सही है, मतलब कौन सी एक आप ऐसी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके बेस पर आप उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सको। कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, लेकिन उनमें से सबसे बेसिक कौन सी है, यानी कि सब जो ज़्यादा ज़रूरी या ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है। अब आप ये सोचोगे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें क्यों लेनी है। जब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ होती हैं ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासेस में डालने के लिए, तो हमें उनमें से ये देखना ही क्यों है कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है। आप देखो, जब एक दीवार बनती है, सिंपल सी दीवार, ईंटों की दीवार कह लो या स्टोन्स की दीवार, पत्थर की भी दीवार आपने देखी होगी, बहुत मोटी मोटी सी होती हैं। हाउ ए स्टोन वॉल इज बिल्ट, स्टोन्स यूज्ड विल हैव डिफरेंट शेप्स। आपके पास ना अलग अलग शेप और साइज़ के स्टोन हैं, पत्थर हैं। तो आप अगर पहले क्या करते हो, आप सोचते हो कि हम पहले जो है ना बड़े बड़े पत्थर लगा लें, फिर छोटे करते चले जाएं। या अगर आप ये सोचते नहीं हो, आप सोचते कोई बात नहीं, कोई भी पहले आ गया, कोई भी बाद में, जो हाथ में आएगा उसको हम लगाते चले जाते हैं। तो दोनों केसेस में से किस केस में स्ट्रॉन्ग दीवार बनेगी, मजबूत दीवार बनेगी? जहां आपने सेम साइज़ के या बड़े बड़े पत्थरों को आपने नीचे लगाया था, फिर आप उनको ऊपर छोटे छोटे पत्थर लगाते चले गए। क्योंकि जो नीचे होंगे ना पत्थर, वो ही उनकी साइज़ और शेप डिसाइड करेगी कि आपकी जो दीवार है वो मजबूत बनेगी या नहीं बनेगी। स्टोन एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन दैट कम बिलो दैम। जो टॉप पर आपके पत्थर हैं, ठीक है, उनसे नीचे वाले पत्थरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप कोई भी ले लो नीचे, ऊपर वालों को कोई मतलब नहीं है ना। स्टोन सेट, सॉरी, आप ऊपर कोई भी ले लो पत्थर, नीचे वाले पत्थरों को उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे वाले जो स्टोन्स हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ऊपर आपने कोई भी लगाए हो। लेकिन आपने नीचे कौन से लगाए हैं उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा ऊपर वालों पे। क्यों? क्योंकि अगर नीचे सही स्टोन्स आपने चूज़ नहीं किए तो ऊपर वाले लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, या तो वो सेट नहीं होंगे, और अगर सेट हो गए तो जो दीवार है आपकी वो मजबूत नहीं बनेगी। इसलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं देन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस में रखने के लिए। तो सबसे पहले आप देखो, ये आप लोगों ने सेल चैप्टर में भी पढ़ा होगा, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मैं आपको साथ साथ एग्जांपल लेकर ही बताऊंगी। जैसे आपके पास ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो अब हमने सबसे पहले उनको अंदर से देखना है। हम देखते हैं कि हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल, एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर जो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, सेल है। तो सेल जो है आपने देखना है कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास, कि इनकी जो सेल्स हैं वो किस टाइप की हैं। इनकी सेल्स यूकैरियोटिक हैं या फिर प्रोकैरियोटिक हैं, या यूकैरियोटिक सेल होती हैं या फिर प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, है ना। तो आप जानते हो यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली वाली, जिनके अंदर की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। जैसे अगर मैं ये सिंपल सी सेल बना दूं, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होगा। मैं सिंपल डायग्राम बना रही हूँ बिल्कुल। यहाँ इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाया इसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है इसके अंदर, ठीक है। लाइसोसोम है, लाइसोसोम में भी मेम्ब्रेन्स हैं, ओके। गोल्जी बॉडी जो है वो भी मेम्ब्रेन्स की बनी हुई है मेनली, ठीक है। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी मेम्ब्रेन्स का ही बना हुआ है। तो जो इस टाइप की जो सेल है वो कैसी होती है, वो होती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर
सभी मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेलिस होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जो न्यूक्लियर मटेरियल है यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर रखे हुए होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई यूकैरियोटिक सेल। और दूसरी जो होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। आप जानते हो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया की होती है, उसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, वो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, वो सेल में ऐसे ही कहीं पर भी पड़ा हुआ होता है, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि यहाँ जो क्या है, यहाँ हर काम जो है अलग एक घेरे के अंदर हो रहा है ना। अब जो रेस्पिरेशन है वो इसके अंदर होगी, अंदर बंद उसमें होगी कंपार्टमेंट में। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आप जानते हो, यहाँ पर आप देख लो न्यूक्लियस की बात कर लें। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो कि हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी काम होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। ठीक है, और मतलब ये सभी जो काम है, राइबोसोम्स जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर वो भी होते हैं, उस पर अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स तो इसमें भी आपको मिलेंगे, बट यहाँ पर जो लाइसोसोम है वो अपने काम भी एक मेम्ब्रेन के अंदर रहकर करेगा। आप एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल के बारे में सोचिए। मेम्ब्रेन एक तो स्कूल है जहाँ पर रूम्स बने हुए हैं, अलग अलग क्लासेस अलग अलग रूम में बैठती हैं, तो आप एक क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसका असर दूसरी क्लास पर नहीं पड़ता है, क्योंकि दीवारों के अंदर है, उसके अंदर कुछ जो काम चल रहा है वो दूसरी क्लास वाले बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा क्या काम हो रहा है। लेकिन अगर उस स्कूल में सिर्फ एक चार दीवारी है, बाहर बाहर, अंदर रूम्स बने ही नहीं हैं, और सभी बच्चे जो हैं अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्लासेस लगी हुई हैं ग्रुप्स में, तो एक क्लास में क्या हो रहा है, बोर्ड पर कोई टीचर लिख रहा है, दीवार पर बोर्ड लगा हुआ है, तो दूसरी क्लास के जो बच्चे हैं कई बार उन्हें उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। अगर उनका वहाँ ध्यान चला गया ना कि वहाँ पर टीचर कुछ लिख रहा है, डायग्राम बना दिया कुछ, तो बच्चे अपनी क्लास में ध्यान ना देकर उस वाली क्लास में ध्यान देंगे, तो वहाँ पर इन्फ्लुएंस हुआ ना, वहाँ पर एक क्लास की पढ़ाई के ऊपर दूसरी क्लास के कारण असर पड़ा, रुकावट आई। ठीक है, लेकिन जो रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर, वहाँ कोई रुकावट नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर हर काम जो है एक घेरे के अंदर होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से वो काम होंगे। तो सिर्फ सेल की टाइप होने से ही कितना दोनों में डिफरेंस आ गया, दोनों ऑर्गेनिज्म में, कि एक ऑर्गेनिज्म में जो है यूकैरियोटिक सेल है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल हैं। अगर तो इन सेल्स की टाइप डिफरेंट होने से ही इनके जो फंक्शंस हैं उनमें इतना डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस अपने आप आ गया ना। तो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया कि कैसे दो ग्रुप्स बना दिए हमने। एक ग्रुप बना दिया हमने जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले हैं, और दूसरे के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। ठीक है, अब आपको सेल्स का पता चल गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दो ऑर्गेनिज्म हैं, दो टाइप के हमने लिए हैं, दोनों में जैसे आपने यूकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म ले लिया, ठीक है, आपके पास अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, दो ग्रुप बना लिए ना। एक आपके पास ग्रुप है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए हैं। अब आपने देखना है कि किस ऑर्गेनिज्म में कितनी कितनी सेल हैं। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक ही सेल है, या जो दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इनको हम बोलते हैं जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपके पास जो ये हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं उस ग्रुप में जिसमें कि सभी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं। ठीक है, तो उनके अंदर फिर आगे दो ग्रुप्स आप बना सकते हो। एक ये तो एक ग्रुप बना दिया ना आपने, फिर आपने इनको दो ग्रुप में बांट दिया कि एक ग्रुप उनका है जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है, और दूसरा ग्रुप वो है जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, अब इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इससे फ़र्क वही पड़ेगा कि जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल को सारे काम करने हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ फूड है, कुछ भी है, एक ही सेल को सारा काम करना है। लोकोमोशन का काम भी एक ही सेल को करना है,
मतलब कि मूवमेंट का, चलने फिरने का काम जो है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। रेस्पिरेशन भी उसी को ही करना है, ठीक है। डाइजेशन भी, न्यूट्रिशन भी वहीं पर ही होगा, उसी सेल में ही। यूनिसेलर में जब ऑर्गेनिज्म बना ही एक सेल का है तो उसी को ही सारे काम करने पड़ेंगे ना, जो वो ऑर्गेनिज्म, जैसे हम, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप अगर एक ही सेल के बने हुए हो, तो आपके अंदर जितने भी सारे काम आप कर रहे हो, खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट कर रहे हो, आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, आपका जो हार्ट का काम है सर्कुलेशन वाला, वो सारे काम वही एक सिंगल सेल कर रही है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमारे अंदर तो अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए हैं जिनके अंदर की बहुत सारी सेल्स हैं। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि हर काम को करने के लिए जो सेल्स हैं वो ग्रुप्स बना लेती हैं, कि एक ग्रुप जो है वो एक पर्टिकुलर काम करेगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि सेल के बाद टिश्यूज़ आते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स आते हैं, तो मैं वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको सिंपली यही बता रही हूँ कि यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म है, जो एक ही सेल के बने हुए हैं, उसमें वही सिंगल सेल सारे काम करेगी। जबकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर काम का डिवीज़न हो जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है, कि एक काम जो है वो एक ग्रुप करेगा, दूसरा काम दूसरा ग्रुप करेगा, तीसरा काम तीसरा ग्रुप करेगा, इस तरह से। अब जब ग्रुप में काम बट गया तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। सारा काम एक को ही नहीं करना पड़ रहा ना, तो ग्रुप्स में होगा तो काम जल्दी भी होगा और अच्छे तरीके से होगा, बहुत मतलब कि क्लियर होगा एकदम से, ठीक है। तो ये यहाँ भी आप देख सकते हो कि है इसमें जो सेल्स जो ग्रुप में होते हैं, यानी कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर ये प्रिंसिपल चलता है। ऐसे बॉडी डिजाइन में सभी सेल्स सेम नहीं होती हैं। एक ग्रुप होता है सेल्स का जो सेम होती हैं और वो एक ही जैसा काम करेंगी, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप होगा वो एक ही तरह का काम करेगा। अब आप देखो, अमीबा जो है वो सिंगल सेल का बना हुआ होता है, जबकि एक वो मतलब आप इसको वैसे नॉर्मली हम कीड़ा कहते हैं वोम को, लेकिन वोम में आप अलग अलग टाइप के वोम कह सकते हो, जैसे अर्थ वोम कह सकते हो आप, ठीक है। और भी आपने किसी तरह का वोम देखा हो रेंगता हुआ ज़मीन पर, तो दोनों ही देखने में बहुत अलग हैं, क्योंकि वोम जो है वो मल्टी सेलर है और अमीबा जो है वो यूनिसेलर है, ठीक है। तो जो इनके अंदर यूनिसेलर या मल्टी सेलर वाली बात थी वो इनके बॉडी डिज़ाइन में भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले ये देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलर है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हैं या यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए हैं। हमने दो ग्रुप्स बना लिए। उसके बाद हमने फिर देखा दोनों ग्रुप में कि सिंगल सेल का है ऑर्गेनिज्म में, एक ही सेल है या बहुत सारी सेल हैं, तो हमने फिर और दो ग्रुप बना लिए, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म आपने अलग अलग ग्रुप्स में डाले हैं, किसी भी एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को आप उठाकर देखो कि क्या उसके अंदर सभी ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लांट्स करते हैं, अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस से, या फिर दूसरे का बना हुआ फूड लेते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फिर दो ग्रुपिंग हो गई, है ना। मल्टी सेलर, मान लो हमने ग्रुप बनाया था, हमारा जो मल्टी सेलर वाला आया था ना, मैं अभी आपको इसको दोबारा से बनाकर बताऊंगी पूरा, जो हमने स्टार्टिंग से किया था उसमें फिर हमने दो कर दिए। एक में आ गए ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ का मतलब है स्वयंपोषी, हिंदी में कहते हैं, जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस से। और वो कौन से होते हैं, वो होते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। और दूसरे हैं हेट्रोट्रोफ्स, हिंदी में हम इनको कहते हैं विषमपोषी, जो दूसरों का जो फूड बनाया था ना वो फूड लेते हैं वो अपने गुजारे के लिए, जीने के लिए, ठीक है। तो मल्टी सेलर में भी फिर हमने दो आगे ग्रुप्स बना दिए, ऑटोट्रोफ के और हिट्रोट्रोफ के, ठीक है। तो हमें पता है कि ऑटोट्रोफ क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और हिट्रोट्रोफ ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और हिट्रोट्रोफ जो है वो एनिमल्स, बाकी सभी ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर जो सब हैं वो हिट्रोट्रोफ में आ जाते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरह से फूड ले रहे हैं लेकिन दूसरे से ले रहे हैं। फिर वैसे आपने सुना होगा कि पैरासाइट्स होते हैं, सेप्रोट्रोफ्स होते हैं, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कई तरह के डीकम्पोजर्स, वो सभी होते हैं, वो सभी हिट्रोट्रोफ्स में आते हैं, क्योंकि वो अपना फूड किसी दूसरे से ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, ऑटोट्रोफ और हिट्रोट्रोफ, ठीक है। तो अब ये ऑटोट्रोफ्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने मल्टीसेलर को फिर डिवाइड कर लिया ना दो में, ऑटोट्रोफ और हिट्रोट्रोफ। अब हम देखते हैं जो ऑटोट्रोफ्स हैं, ठीक है, वो ऑटोट्रोफ के अंदर भी कई अलग अलग टाइप के देखने को मिल सकते हैं आपको,
ऑटोट्रोफ ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, आप ग्रीन प्लांट्स देखोगे ना, देखो ट्रीज़ हैं कितने बड़े होते हैं ट्रीज़, ठीक है, और प्लांट्स आप देखो छोटे छोटे होते हैं। चलो उसको भी हम नहीं देखते हैं, हम एक और चीज़ देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर्स आते ही नहीं हैं। तो दो दो अलग तरह के हो गए, ठीक है। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जो पूरे के पूरे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको पता ही नहीं चल रहा कि लीव्स कहाँ पर हैं, स्टेम कहाँ पर है, रूट कहाँ पर है, ठीक है। मतलब कि आपको पूरा ग्रीन ऐसा लग रहा है कि पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं पूरे पौधे पर। शायद आपने कभी नहीं देखा हो ऐसा प्लांट, बट ऐसे भी होते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे प्लांट पर कहीं पर भी तना नहीं है, सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं, तना है ही नहीं, पूरा का पूरा ऐसे है कि उस पर पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं, ठीक है, लीव्स ही लीव्स हैं। तो अलग अलग टाइप के हो गए ना प्लांट्स, एक ऐसे हो गए कि जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, एक ऐसे हो गए जिनके ऊपर की लीव्स अलग से दिखाई दे रहे हैं, स्टेम अलग दिखाई दे रही है, ठीक है, और रूट्स भी हैं ज़मीन के अंदर लेकिन उनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। फिर एक ऐसे हो गए जिनके अंदर फ्लावर्स भी नहीं आ रहे हैं, उनके अंदर स्टेम और लीव्स का पता ही नहीं चल रहा कि स्टेम कहाँ है लीव कहाँ है, सब एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग टाइप के हो गए ना, ये भी फिर आगे अलग कैटेगरी बन गई। ये तो हो गई ऑटोट्रोफ की बात। फिर हिट्रोट्रोफ की बात करें तो हिट्रोट्रोफ में क्या है, हिट्रोट्रोफ में भी आप बॉडी डिज़ाइन देखते हो कि कैसा है। बॉडी डिज़ाइन में जैसे कि हम हिट्रोट्रोफ हैं, काऊ भी हिट्रोट्रोफ है, टाइगर भी हिट्रोट्रोफ है, लेकिन देखने में कितनी ज़्यादा हम डिसिमिलर है, ठीक है। या चलो यहाँ पर फिर भी आप ये देख लोगे कि हम चलते तो हैं, हिट्रोट्रोफ्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप एक अमरबेल की बात करोगे तो वो भी एक हिट्रोट्रोफ है, लेकिन वो कैसी है, वो आप कहोगे वो तो प्लांट्स में आ गई। चलो हम उसको छोड़ देते हैं, हम प्लांट्स की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे वो हिट्रोट्रोफ ही है अमरबेल भी, बट यहाँ हम सिर्फ एनिमल्स की बात करें, जैसे आप हम बात करते हैं एक लाइस की, हम लाइस की बात करते हैं, लाइस मतलब जुएँ, ठीक है, वो भी हिट्रोट्रोफ हैं। वो क्या करती हैं, जिसके ऊपर रहती हैं उसका ब्लड सक करती हैं, खून चूसती हैं, ठीक है। तो वो कितनी अलग है हमसे, आप देख रहे हो दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम धीरे धीरे एक एक करैक्टर चुनते चले जाते हैं और हर ग्रुप को आगे और ग्रुप्स में डिवाइड करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको स्टार्ट किया था कि हमने जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने पहले दो ग्रुप्स में बांटा। मैं बिल्कुल पूरी क्लासिफिकेशन आपको नहीं बता रही हूँ, जो मैंने आपको समझाया है वही बता रही हूँ। हमने दो ग्रुप्स बनाए, यूकैरियोटिक के और प्रोकैरियोटिक के, ठीक है। फिर यूकैरियोटिक में हमने देखा कि एक ही सेल का बना हुआ है ऑर्गेनिज्म, मीन्स यूनिसेलर है, जो उस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स हैं, यानी कि वो मल्टी सेलर है। फिर मान लो हम मल्टी सेलर पे आ गए, क्योंकि जहाँ सेल ही एक है वहाँ पर और ज़्यादा डिफरेंसेस आएंगे भी कहाँ से, तो मल्टी सेलर में आ सकते हैं डिफरेंसेस। मल्टी सेलर में हमने देखा कि वो अपना फूड जो है खुद बना रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो ऑटोट्रोफ्स हैं, या वो किसी दूसरे से फूड ले रहे हैं, वो हिट्रोट्रोफ्स हैं, ठीक है। फिर हमने ऑटोट्रोफ्स में देखा कि ऑटोट्रोफ्स जो हैं वो उनके अंदर जो उनका बॉडी डिज़ाइन है या उनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है कि उसमें फ्लावर्स हैं या नहीं हैं, और दूसरा हो गया नॉन फ्लावर्स वाले, यानी कि फ्लावर्स नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे हिट्रोट्रोफ में आ गए। हिट्रोट्रोफ में मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कितने अलग टाइप के हैं। हिट्रोट्रोफ्स में ही पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों पर रहते हैं और उन्हीं से ही फूड लेते हैं। हिट्रोट्रोफ में ही कार्निवोर्स होते हैं, मीन्स मांसाहारी जिनको हम कहते हैं। हिट्रोट्रोफ में ही क्या होते हैं, हिट्रोट्रोफ में ही सैप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, जो मरे हुए से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के, इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक चूज़ करते हैं, एक लक्षण एक गुण चूज़ करते हैं कि जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ हमने सिर्फ यही देखा है कि हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स चूज़ करते हैं उनको। तो यहाँ आपने देखा होगा कि सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करने का, वो क्या है, वो है उनकी सेल टाइप की, वो यूकैरियोटिक सेल है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर आपने वहीं से ही उनको अलग अलग करना शुरू कर दिया तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर एक हिरार्की डेवलप हो गई। हिरार्की मीन्स एक अनुक्रम, एक क्रम बन गया।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, वो अलग होंगी। जब हमने दो ग्रुप बनाए थे ना, ऑटोट्रोफ्स के और हेटेरोट्रोफ के, तो ऑटोट्रोफ को आगे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करने के जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स चुनेंगे ना, वो एनिमल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग होंगे। एनिमल्स को भी हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, प्लांट्स को भी हम आगे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन दोनों ही केसेस में जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स चूज़ करेंगे वो दोनों में अलग होंगी। ओके, क्योंकि उनके बॉडी डिज़ाइंस बिल्कुल अलग हैं। ऑटोट्रोफ्स जो हैं उनका बॉडी डिज़ाइन प्लांट्स का अलग है एनिमल से। दूसरी बात है कि जो ऑटोट्रोफ्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। तो इसलिए उनके अंदर ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स बनाने के लिए जो हमें फीचर्स चुनने पड़ेंगे वो